नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा रेलवे के लिए बायोलॉजी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, जिसको हम जनन तंत्र बोलते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न आपका इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न आपका बनना ही बनना है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। और ये आपने पढ़ा भी होगा और एक बार हम फिर से तेजी से रिविजन करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें और इस वीडियो में हम 64 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इस बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक बात और ध्यान रखना, जो भी सीरीज में करा रहा हूं सारे वीडियोज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक भी वीडियो आपका छूटना नहीं चाहिए। एक कड़ी है एक दूसरे की। आपने देखा होगा कई क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं और मैं जब एक्सप्लेन करता हूं, एनालिसिस करता हूं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, उसको भी हम बताते चलता हूं, ठीक है। इसलिए सारे वीडियोज देखो, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, जाके प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें सारे वीडियोज पड़े हुए हैं। और एक बात और, जिन लोगों ने पीडीएफ अभी भी नहीं ले रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे स्ट्रेटेजी का हो, एक बार जाके ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बहुत फायदा होगा इससे भी। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं फिर से बताता चलता हूँ, हम यहाँ पे रुक्मणी पब्लिकेशन की बुकें हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। अभी हम फिजिक्स को कर रहे हैं और आपके बायोलॉजी को कर रहे हैं। बायोलॉजी में 20 वीडियो में पूरे बुक को कवर करेंगे, जिसमें ये 9वां वीडियो है। और फिजिक्स में 30 वीडियो में करेंगे, जिसमें 3 वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। और साथ में हमारी मैथमेटिक्स के 3200 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, जो इवनिंग में वीडियो मिलती है वो भी चल रही है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक किसमें मिलती है? रीजनरेशन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें पुनरुद्भवन को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन की क्षमता सर्वाधिक किसमें मिलती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो प्लेनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्लेनेरिया में जो रीजनरेशन की क्षमता होती है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, जैसे आज मैं रिप्रोडक्शन सिस्टम करा रहा हूं तो आप जनन तंत्र या रिप्रोडक्शन सिस्टम कॉपी में डालोगे हेडिंग, आप क्वेश्चन लिखोगे। पहला क्वेश्चन, पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक मिलती है प्लेनेरिया में। अगर जो इससे जुड़ा हुआ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं तो उसको लिख लेना, ठीक है। अब सारे ज़्यादा फालतू डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जाम टाइम में सिर्फ इंपॉर्टेंट जो लगेगा मुझे बताना चाहिए इसके बारे में मैं बताता चलूंगा, नहीं तो आप रटते चलो। आगे बात करें, गुणसूत्रों में पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है, ये बताना आपको। तो गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम, सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, ठीक है। तो गुणसूत्र के ही हम इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेयर, ये नाम याद रखिए, वाल्डेयर ने की थी। और जीनों की उपस्थिति का जो क्रम है वो कैसा है? वो रेखाकार है या लीनियर है। कैसा है? लीनियर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रेखाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग कौन सा है? लिंग संलग्न या फिर बोलते हैं जिसको हम सेक्स लिंक्ड रोग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें वर्णांधा या फिर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिंग संलग्न मतलब अगर जो आपको कलर ब्लाइंडनेस है या फिर वर्णांता है तो ये आपके संतानों में भी जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, मादा मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठक है। देखो अब तो बात करें यहाँ पे, आपको सबसे पहले मैं गुणसूत्र के बारे में डिफाइन करना चाहता हूँ। इसके आपके 4-5 क्वेश्चन इसी सेट में मिल जाएंगे अगर जो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेते हो तो। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता तो आप कहोगे कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और पूछा जाए संख्या में कितने होते हैं, कहोगे 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 46 गुणसूत्र तो मनुष्य में होते हैं, लेकिन मनुष्य में भी 2 कैटेगरी आ जाती है, एक नर होता है, एक मादा होता है। अब नर मादा क्या होती है, आप कहोगे यार फीमेल होती है और क्या होता है, मेल होता है, ठीक। गुणसूत्रों की बात हो रही है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, इसमें बात करें 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र भी 2 टाइप के होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं, एक तो ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम, और इसमें भी ऑटोसोम होगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम,
इसमें भी आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा। ऑटोसोम की बात करें, चाहे नर हो चाहे मादा में, दोनों में समान होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़ी। ये 22 जोड़ी जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, नर और मादा में दोनों में समान होते हैं। लेकिन जो डिपेंड करता है ये कि लड़का होगा या लड़की, आप कहोगे लड़का होगा या लड़की, ये किस पे करता है? ये डिपेंड करता है इन ऑटोसोम पे नहीं, क्योंकि ऑटोसोम तो दोनों में बराबर है। ये डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम पे। और सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, अगर जो नर होगा तो एक्स वाई होगा, और फीमेल होगी, मादा होगी तो यक्स यक्स होगा। तो ध्यान रखिएगा इसको हमेशा, ठीक है। और ये जो लड़का होगा लड़की होगी, ये सारी अफवाह फैलाती है, ये सारा सर महिलाओं की गलती नहीं होती, इसमें पुरुष के ऊपर डिपेंड होता है वो क्या होगा, ठीक है। तो पुरुषों में ये होता है सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई। कहेगा लड़का होगा तो इसमें गुणसूत्र क्या होगा? तो एक्स वाई होगा। लड़की होगी तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम जो होगा गुणसूत्र होगा वो एक्स एक्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 22। ये जो 22 दिया ये तो हो गया ऑटोसोम, चलो ये तो सब में समान है। 22 देखो किसकी बात हो रही है? जोड़ी की बात कर रही है, या फिर जोड़ी तो दिया नहीं है, जोड़ी कहीं नहीं दिया है, ठीक है। 44 जोड़ी भी नहीं दिया है इसमें, ठीक है। इसमें क्या लगाओगे आप? 44 प्लस एक्स लगा सकते हो। हाँ 44 प्लस एक्स लगा सकते, क्योंकि ये एक्स एक्स नहीं है, मादा की बात हो रही है। अगर जो यहाँ पे एक्स एक्स होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन एक्स वाई सिर्फ एक्स है। या 44 प्लस एक्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा लोगे, ठीक है। 22 जोड़ी मैंने बोला, ठीक है, तो 44 हो जाएगा ना, एक जोड़ी में दो नग होते हैं। तो 44 प्लस एक्स, ये मादा के लिए या फीमेल के लिए, तो 44 प्लस एक्स लगा दोगे। पुरुष के लिए पूछे 44 प्लस एक्स वाई लगा दोगे, ठीक। आगे चलते हैं। अधिकांश पादप वायरस में, अभी देखो कोरोना वायरस चल रहा है, वो किस प्रकार का वायरस है इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रकार का आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस। आरएनए वायरस बहुत खतरनाक होते हैं। अब बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होते हैं? तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ जो होते हैं आरएनए होते हैं। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए में बेस क्या होता है? तो डीएनए में बेस थायमिन होता है, और आरएनए में बेस क्या होता है? यूरेसिल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, अगर डीएनए में बेस थायमिन होगा तो आरएनए में क्या होगा? आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? तो ये ध्यान रखिएगा, वाटसन तथा क्रिक ने। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, ठीक है। और यहाँ पे डीएनए, आपने डीएनए का नाम कब सुनते होंगे? जब सीआईडी देखते हैं तब डीएनए कराओ, ये कराओ, फिंगरप्रिंट कराओ डीएनए का, डीएनए फिंगरप्रिंट कराओ, इससे पता चलेगा कि खून किसने किया। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, ये संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? ज़्यादातर जो लोग जानते हैं वो हैदराबाद में है, लेकिन हैदराबाद पहले होता था, अब हैदराबाद के अलावा भी आपका चंडीगढ़ भी होता है और लखनऊ में भी ये होता है, ठीक है। तो हैदराबाद ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ और लखनऊ भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर टेस्ट का श्रेय किसे जाता है? ये श्रेय की बात हो रही, किसे जाता है? ये जाता है लालजी सिंह को, डॉक्टर लालजी सिंह, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। जंतु वायरस में अधिकांश जो पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो अधिकांशतः क्या होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका डीएनए। क्या होता है? डीएनए या आरएनए दोनों होता है वैसे, ठीक है। डीएनए या आरएनए दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर बात करें कि जो पादप विषाणु है, क्या होगा? पादप विषाणु है तो आपका आरएनए और प्रोटीन का बना होगा, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा। और अगर जो बात करें जंतु विषाणु है तो आपका डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा, डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलें, आगे हमारा क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है उसमें अधिकतर क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ओस्ट्रोजन और पोस्ट्रोजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है, ये महिलाओं की ओवरी में पाया जाता है। और जो स्तन का बड़ा होना या फिर मासिक चक्र शुरू होना, शरीर के भागों में कहाँ बाल होने चाहिए कहाँ नहीं होने, ये सारे का जिम्मेदार जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
और ये जो ओजोस्ट्रोन होता है ये क्या होता है, जो महिलाओं का मासिक चक्र आता है उस पर नियंत्रण करने का काम करता है ओजोस्ट्रोन। दोनों ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है तो ओस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। वैसे जंतु जो फीमेल और जिसमें फीमेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उन्हें हम द्विलिंगी बोलते हैं। तो इसमें जोक भी हो जाएगा, जोक भी हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें देखो जोक दिया है, जोक ऑप्शन नंबर सी दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किया था कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था, कॉर्नबर्ग ने। और अभी मैंने बताया कि ये वाटसन क्रिक ने क्या किया था, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना का पता लगाया था। कब लगाया था, 1953 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले, डीएनए की खोज, एक क्वेश्चन और यहाँ पे डीएनए से ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जब भी हमारा जेनेटिक कोड की बात आती है, जेनेटिक कोड खोज किसने की थी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि भारत के हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी ये बताना है। तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए की खोज सर्वप्रथम की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं ये बताना है। तो क्रोमोसोम की बात करें, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम सभी के द्वारा बने होते हैं, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं ये बताना आपको। क्या है, जीन्स किसके बने होते हैं। तो जीन्स जो बने होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं क्या, जीन्स, ठीक। आगे चलते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, अभी हमने डिस्कस किया, 23 जोड़ी या फिर 46, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक ही होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। भ्रूण, अब आपको पता है भ्रूण में बच्चा है तो उसको भोजन, उसको भी जरूरत पड़ेगी ना, तो वो किससे प्राप्त होता है, तो गर्भनाल से प्राप्त होता है। किससे, गर्भनाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल द्वारा, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। पुरुषों में बांध्यकरण शल्य क्रिया, बांध्यकरण शल्य क्रिया की बात करें तो शल्य क्रिया द्वारा, शल्य क्रिया आपने सुना होगा, शल्य क्रिया के द्वारा किसी को प्रजनन करने के योग्य या फिर अयोग्य बनाना, ठीक है, वो प्रजनन ना कर सके, ठीक है, या फिर कह सकते हो डायरेक्ट हिंदी में नसबंदी। तो ये शल्य क्रिया को क्या कहते हैं, पुरुषों की। तो पुरुषों की जो शल्य क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैक्सोटोमी, वैक्सोटोमी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आप पुरुषों का है तो महिलाओं का भी जान लो, महिलाओं का क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। तो पुरुषों के लिए वैक्सोटोमी और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टोमी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार किया जाता है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो प्रोजेस्टेरोन, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो कौन सा हार्मोन तैयार करता है, प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे दिया है, ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है और ये स्रावित होता है तब जब इसके स्रावित होने से, देखो इसके स्रावित होने से कई चीज़ें होती हैं। जब बच्चे का जन्म हो जाता है या फिर उसी समय ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ये महिलाओं में जो दूध आता है, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होता है, दूध को स्रावित करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीटोसिन। और एक प्रकार से आपने सुना होगा ये ऑक्सीटोसिन जो बिकता है, इंजेक्शन बाहर भी बिकता है, आपने देखा होगा जो गाय होती हैं, जो भैंसें होती हैं, उनको ज़्यादा दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन ये लगा दिया जाता है। लेकिन बहरहाल बात करें, गवर्नमेंट ने इस पर बैन रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पर बैन रखा है, लेकिन देखा जाएगा फिर भी ये अवैध तरीके से बिकता रहता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन मैंने बताया किसके बारे में जिम्मेदार होता है, और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन निषेचित अंडाणु के ये ऑक्सीटोसिन किसके लिए, ये मैंने बताया अभी, ये जब बच्चे जन्म देने वाले होती है महिलाएं, तो उस टाइम ये स्रावित होता है, ठीक है, और ये दूध स्रावित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और बात करें ये इसका आंसर क्या होगा, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो ये तैयार करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये क्या है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है, तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग या फोटाइल सेक्स को बताता है, तो भ्रूण के लिंग को बताता है, ऑप्शन नंबर ए। खैर ये भी, इस पे भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, आप देख नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट बात करें, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। मानव शुक्राणु की बात हो रही है, जो मादा जनन पथ में पहुंचने के समय तक कितने टाइम के लिए वो जो अपनी निषेचन क्षमता होता है या फिर कह सकते हैं लाइफ सुरक्षित रखता है, यानी कि 20 मिनट तक। 20 मिनट तक अगर जो वो अपनी जगह पे नहीं पहुंचा तो वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 मिनट के लिए, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, ठीक है। तो जब निषेचन बाह्य होता है, क्या बोला मैंने, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है तब टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना परिकल्पित होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चले, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, ये क्या क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। किस उभयलिंग पशु में पर निषेचन किया जाता है, ये बताना आपको। तो इसमें हो जाएगा केचुआ उभयलिंगी प्राणी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें पर निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। पुरुष होने के लिए कौन सा गुणसूत्र होगा, XY, महिला होने के लिए XX, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी XY। आगे चलें, ये क्वेश्चन आपका, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। तो विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है प्रसव या डिलीवरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है। देखो पेड़ है, पादप है, इसको यहाँ से कलम कर दिया जाता है, फिर इसी पे दूसरे पादप को कलम करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कलम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, कलम ही बोलते हैं हिंदी में, उसे हम लोग कलम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सामान्यतः निषेचन होता है, तो ध्यान रखिएगा डिम्बवाहिनी नलिका, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी डिम्बवाहिनी नलिका। नेक्स्ट बात करें, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। किसका परीक्षण किया जाता है, जैसे बात करें मेमोग्राफी किसका परीक्षण किया जाता है, तो मेमोग्राफी में बात करें स्तन का परीक्षण करने के लिए मेमोग्राफी टेस्ट किया जाता है। एंजियोग्राफी की बात करें, ये रुधिर वाहिकाओं की परीक्षण के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है। एंडोस्कोपी कब किया जाता है, ये मलाशय के परीक्षण के लिए एंडोस्कोपी किया जाता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें, ये गर्भाशय के परीक्षण के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी प्रक्रिया की जाती है। तो इसका आंसर इस हिसाब से देखें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट बात करें, गुणसूत्र किससे बनते हैं, ये बताना है। तो गुणसूत्र किससे बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन के, बनते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बनते हैं। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 46 होते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब फिर से करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, एक महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सैरोगेट मदर। अपने अक्षय कुमार का जो छोटा लड़का है, शाहरुख खान का छोटा लड़का, अब्राम नाम है, ऐसा अब्राम नाम है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। खैर ये सैरोगेट मदर है, ठीक है, वो सैरोगेट मदर से जन्मा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, जिससे आप ये ज़्यादातर अब पैमाने पे सामने आ रहा है, पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। एक्ट्रेस है, कोई बॉलीवुड की हीरोइन है, अब वो तरक्की के पैमाने पे चल रही है, मतलब वो नहीं चाहती कि हाँ वो गर्भ धारण करे, वो बच्चा पैदा करे, तो क्या करती है, किसी महिला को पकड़ती है और पुरुष का स्पर्म निकाल के और महिला का अंडाशय से जो भी चीज़ें निकाल के वो इसके गर्भाशय में एंट्री करा दिया जाता है और बच्चा यहाँ जन्म लेता है, यहाँ पैदा होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं जो भी बोलते हैं सैरोगेट मदर होती है। इस महिला को इस हिसाब से बोलेंगे सैरोगेट मदर, ठीक है, सैरोगेट मदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें,
बाह्य पिंड किस में पाया जाता है? तो बाह्य पिंड मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, मादा कायिक कोशिका। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। तो प्रोस्टेट की बात करें, एक प्रकार की ग्रंथि है। क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम क्या है? अब इस क्वेश्चन को तो बताने की जरूरत नहीं है, मुझे 100% बच्चों को आता होगा, कई बार मैंने डिस्कस किया है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चले, एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? जोड़ी की बात हो रही है, आप 46 मत लगा देना, 46 तो टोटल होते हैं, जोड़ी कितने होते हैं? 23। क्रोमोसोम की बात हो रही है तो 23 ही होते हैं। ये नहीं ना पूछा आपसे कितने ऑटोसोम होते हैं, कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। टोटल क्रोमोसोम, तो टोटल गुणसूत्र की बात हो रही है, चाहे मादा हो चाहे पुरुष हो, 23 जोड़ी ही होते हैं। आगे चलें, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाणु के साथ शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे डिंब वाहिनी नली बोलते हैं। ठीक, हिंदी में बोलते हैं डिंब वाहिनी नली। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। 35 आपका क्या है? 35 है, निषेचन विकास, विभाजनी और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एम्ब्रायोलॉजी। क्या? एम्ब्रायोलॉजी या भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निषेचन, विकास, विभाजनी और विभिन्नता के अध्ययन को क्या जाना जाता है? एम्ब्रायोलॉजी। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? पोषक पदार्थ ऊतक का कार्य करता है। अब देखो यहाँ पे क्या कार्य करता है बढ़ते हुए भ्रूण के लिए? तो एंडोस्पर्म, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है जीन का आधा हिस्सा। कितना? अपने जीन का आधा हिस्सा, या फिर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट चलें, अमीबा किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन से होता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है ये बताना आपको। तो अमीबा में बात करें, बाइनरी विखंडन प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अमीबा में जब भी पूछे किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है तो बाइनरी विखंडन। अमीबा की बात करें, ये किस संघ का प्राणी है ये भी आप ध्यान रखिएगा, किस संघ का है? तो ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट आपका, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। वो क्या होता है? कौन सा ऊतक होता है? तो गर्भनाल होता है। ऊतक कौन सा होता है? गर्भनाल, ऑप्शन नंबर ए। गर्भनाल एक नली पाई जाती है, आपने देखा होगा बच्चे पैदा होता है उसमें नली लगी होती है, इसी नली के द्वारा उसको जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, इसी को हम गर्भनाल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो ये मौजूद होती है आपका मूत्राशय में अवस्थित होती है। ठीक है, मूत्राशय में अवस्थित होती कह सकती हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 41 है, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा करता है? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रा जो प्रजनन करता है वो मुकुलन द्वारा करता है। और आपसे पूछे हाइड्रा किस संघ का प्राणी है? तो संघ सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा बोलते हैं, इस संघ का प्राणी है हाइड्रा, और ये प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों में देखो, वृषण की बात करें ये पुरुषों में होता है। ठीक है, तो वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट बात करें, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? नर युग्मक, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है? नर युग्मक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलें। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है?
अंडा जो होता है अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये डिंब वाहिका में के माध्यम से लाया जाता है। डिंब वाहिनी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डिंब वाहिनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 है, उसका बी होगा। आगे चलें। मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करती है? ठीक है, अब देखो जो भ्रूण होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है पेट पे माँ के, तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक नली लगी होती है, ठीक है, बच्चे के नली लगी होती है, और इसी नली के द्वारा यहाँ पे सब कुछ भोजन प्राप्त होता है। माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है कौन सा हिस्सा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी नली के द्वारा मदद होता है, तो कौन सा हिस्सा यहाँ पे मदद करता है ये बताना है आपको। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो गर्भनाल या प्लैंकेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी गर्भनाल। ठीक है, यही गर्भनाल होता है। आगे चले, गर्भ मतलब ये नाल, नाल मतलब नली। ठीक, आगे चलें। निम्न में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ये अच्छी बात है, अपना लिंग बदल सकता है स्नैल, ऑप्शन नंबर डी। स्नैल जो होता है वो अपना लिंग बदल सकता है। नेक्स्ट बात करें, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी फूल की जब भी बात करें तो आपके दिमाग में एक फूल आना चाहिए, सरसों। सरसों एक प्रकार का उभयलिंगी फूल होता है। ठीक है, कैसा उभयलिंगी फूल होता है? कौन? सरसों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो उस अंग आपका नाम बताना जहां पे भ्रूण विकसित होता है, इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय में आपका भ्रूण विकसित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वृषण में उदर गुहा किसके बाहर स्थित होता है? वृषण में उदर गुहा बाहर स्थित होती है, ये बताना है। देखो वृषण मतलब इसको अंडकोश बोलते हैं पुरुषों का। ये जो पुरुषों का जनन अंग होता है उसको हम वृषण बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात करें वृषण, इसका आंसर क्या होगा? अंडकोश की थैली। ठीक है, दो होती है अंडकोश, ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, तो अंडकोश की थैली वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? कुछ लोग कॉल करते हैं, मैं एक बार कॉल कट कर दो तो ऐसा नहीं होता कि वो कॉल थोड़ी देर बाद करें, बैक टू बैक करते रहते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो होता है वो विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, एक नवजात बालिका के, देखो बालिका की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, तो ये आपको बता लोगे तुरंत कि 44 गुणसूत्र और XX, क्या XX होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 52 है, निषेचनी के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है ये बताना है। तो युग्मनज का, किसका? युग्मनज का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंडजन बोला जाता है। आगे चलें, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो रजोधर्म देखने के बाद से होती है, रजोधर्म के दर्शन के बाद से होती है। वैसे बात करें भारत में तो महिलाओं का जो प्रजनन काल होता है 12 से 13 साल के बाद से शुरू हो जाता है। ठीक है, और लगभग 40 से 50 साल तक चलता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रजोदर्शन के बाद। ठीक, आगे चलें, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है, ये बताना है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है वृषण में। ठीक है, ठीक है, ये होता है वृषण में, ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। नेक्स्ट बात करें, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या किसका निर्माण करती है? अभी हमने डिस्कस किया युग्मनज का। ठीक है, युग्मनज का ये हमने डिस्कस किया इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, युग्मनज का।
निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? युग्मनज का। और यहाँ पे है लैंगिक जनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 57 है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली, ठीक है, जो संयोजित करने वाली जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है ये बताना आपको। तो ये कहा जाता है मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 58 है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बदलता। तो वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बदलता वो होता आपका पपीता। ठीक है, और पपीता के खाने योग्य भाग कौन सा होता है ये पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा मध्य फल भित्ति इसका खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? देखो, पुरुष प्रजनन प्रणाली की बात करें, अंडकोश भी है, वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, ठीक है, लेकिन अंडाशय जो होता है वो महिलाओं में पाया जाता है, ओवरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय महिला जो प्रजनन प्रणाली है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट बात करें, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में बात करें प्रजनन कैसे होता है तो ध्यान रखिएगा, अमीबा में जो प्रजनन होता है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका है प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रजनन को दो अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो आपको पता होना चाहिए, एक लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन, ठीक है, एक अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन जो पुरुष करते हैं, जो मानव करते हैं, कह सकते हैं मानव नर करते हैं, ठीक है, मानव करते हैं, ये लैंगिक प्रजनन हो गया। और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन जो कम विकसित जानवर होते हैं, जो पौधों में होता है, वो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। और लैंगिक जो नर मानव करते हैं, ठीक है, मानव करते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन होता है। अभी देखो सेम क्वेश्चन हो गया, अलैंगिक प्रजनन किस में होता है ये बताना आपको। तो अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में। ठीक, आगे चलें, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो होता है वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। ठीक, आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन, प्रसव पीड़ा में दीवारों के संकुचन किसके कारण होता है? तो प्रसव पीड़ा में किसका संकुचन होता है? गर्भाशय की दीवारों का संकुचन। ठीक है, गर्भाशय की दीवारों का संकुचन के कारण होता है। ठीक है, गर्भाशय की दीवारों में संकुचन होता है, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने डिस्कस किया टोटल 64 क्वेश्चन को, और टॉपिक क्या था, चैप्टर क्या था? रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि जनन तंत्र। अब देखो ये 9 वीडियो हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मोन्स का टॉपिक, जिसमें हम पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स दोनों को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी होगा, इसके लिए आपको बने रहना। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, वीडियो को शेयर जरूर करें अगर जो आपको पसंद आता है। और हर वीडियो में आप मुझे कमेंट करके ये भी बताते चले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।